हेलो एवरीवन। इससे पहले हमने क्लास 11 का लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लाइन टू लाइन पढ़ लिया है फ्रॉम योर एनसीईआरटी एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग प्लांट किंगडम। अगेन हम एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। एनसीईआरटी का एक एक वर्ड एक एक लाइन हम क्लियर आउट करते जाएंगे। ठीक है, आज का हमारा जो वीडियो है इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जो कि सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड पार्ट है और वहीं से स्टेटमेंट आते हैं और बच्चा उसको गलत करता है। अगला वीडियो जो होगा दैट वुड बी बेस्ड ऑन एल्गी, फिर ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एनजीओ, ऐसे चलेंगे। तो लगभग हमारे 5, 6, 7 वीडियोस के ऊपर आने वाले हैं। ठीक है, शुरू करें। ओके, तो अब ये इस फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ऐसे बोलता है कि इससे पहले वाले चैप्टर में बोले तो आपके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में आपने 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी पढ़ा है। लेकिन हम फॉलो कर रहे हैं हमारे 5 किंगडम वाले को, जो हमको किसने दिया था, आर एच विटेकर ने इन द ईयर 1969। इन्होंने ऐसे बोला था कि 5 किंगडम है पूरी धरती पे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको 5 किंगडम में डिवाइड कर दो। एल्गी, तुम्हारी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटे। उसमें से हमारा जो चौथा है दैट इज़ योर प्लांट किंगडम, वो हम पढ़ेंगे और प्लांट किंगडम ही हमारा ये चैप्टर का नाम है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। फिर उन्होंने बोला कि यहाँ पे हमको ये ध्यान रखना है कि प्लांट किंगडम जो है वो समय समय के साथ में बदलता है, क्योंकि 2 किंगडम में भी क्या थे, यही थे, एनिमेलिया और प्लांटे। फिर हमने प्लांटे के अंदर उन सबको डाल दिया था जिनके अंदर सेल वॉल थी। फिर धीरे धीरे हमने रियलाइज़ किया कि यार हमने फंजाई को भी प्लांटे में डाल दिया है, और फंजाई तो प्लांटे जैसा है ही नहीं। फिर हमने धीरे धीरे प्लांटे को हटा दिया। फिर उसके बाद में साइनोबैक्टीरिया जो है, जिसको हमने ब्लू ग्रीन एल्गी बोला था, वो एल्गी नहीं है भाई, वो प्लांट नहीं है, वो तो बैक्टीरिया है। हमने उसको मोनेरा में डाल दिया। तो ये सारा जो चेंजेस है वो होता हुआ समय के साथ में, ये सारे चेंजेस होते हुए, और लास्ट में हमको मिला हमारा 5 किंगडम के हिसाब से प्लांट किंगडम, और उसके अंदर हम लोगों ने 5 तरीके के प्लांट डाले थे, दैट इज़ योर एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो एंड एनजीओ। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम यही 5 कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे। कुछ नहीं दे रखा इसके अंदर, विटेकर की बात दे रखी है कि विटेकर 1969 में बोला था कि भाई 5 किंगडम है, और फिर इधर बोल रखा है कि हमको शुरू में हमने बेवकूफ़ी करी थी कि हमने प्लांट किंगडम के अंदर बहुत सारे डाल दिए थे, जैसे फंजाई डाल दिया था, साइनोबैक्टीरिया के साथ भी इशू हो रहा था, वो भी डाल दिया था। लेकिन साइनोबैक्टीरिया अब हम जानते हैं कि वो एल्गी नहीं है, और फंजाई जो है उसमें सेल वॉल है, लेकिन वो प्लांट नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे इस वाले पूरे पैराग्राफ के अंदर हमारी क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में बात कर रखी है। क्लासिफिकेशन सिस्टम एग्जैक्टली है क्या, ध्यान से सुनना। देखो यार, हम लोगों ने क्या करा, प्लांट किंगडम को 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एनजीओ। ये जो 5 आपने ग्रुप्स डिवाइड करे हैं, ठीक है, प्लांट किंगडम के, कोई तो क्राइटेरिया रहा होगा ना, कोई तो बेसिस रहा होगा। ऐसा तो है नहीं हवा में कि यार तू आज से एल्गी है, तू आज से ब्रायो है, तू आज से टेरिडो, ऐसा तो है नहीं, ऑब्वियस है। ठीक है, तो आपका क्या क्राइटेरिया रहा, वो क्राइटेरिया के हिसाब से हमने अलग अलग क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए। तो 3 तरीके के क्लासिफिकेशन सिस्टम आए थे। ऑब्वियस ही बात है, पहला आया उसमें कोई कमियां लगी तो दूसरा आया, फिर दूसरे में कोई कमियां लगी तो तीसरा आया। तो ऐसे करके 3 तरीके के क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो हम पढ़ेंगे। वो तीनों क्लासिफिकेशन सिस्टम यहीं पे दे रखे हैं, मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट में डाल दिए हैं। ठीक है, 3 तरीके के क्लासिफिकेशन सिस्टम है और तीनों अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर चल रहे हैं। पहला है आपका आर्टिफिशियल, दूसरा है आपका नेचुरल, और तीसरा है आपका फाइलोजेनेटिक। ठीक है, अब इन तीनों में एग्जैक्टली क्या हुआ है वो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तीनों किसने दिए। वेन यू टॉक अबाउट आर्टिफिशियल, एनसीईआरटी बोल रही है कि आपके लीनियस ने दिया है, पर एरिस्टोटल का भी कंट्रीब्यूशन था, तो दोनों ने ये दिया मिलके। नेचुरल वाला एनसीईआरटी बोलती है कि आपके बेंथम और हुकर ने दिया है, बिल्कुल सही है। और फाइलोजेनेटिक में एनसीईआरटी ने कोई नाम नहीं दे रखा है, पर एंगलर और प्रांटल ने भी फाइलोजेनेटिक पे काम किया था, हचिंसन ने भी फाइलोजेनेटिक पे काम किया था, और तख्तजान ने भी फाइलोजेनेटिक पे काम किया था। तो बेसिकली ये हमारे वो बंदे हो गए जिन्होंने ये क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए। अब आता है कि आर्टिफिशियल वाले में हमने एग्जैक्टली किया क्या। आर्टिफिशियल वाला सबसे पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम था, तो अर्लीस्ट यही था। ठीक है, अब इसने किस चीज़ पे बेस करके लिया, इसने बोला कि मेरा जो क्राइटेरिया होने वाला है या मेरा जो बेसिस होने वाला है वो होने वाला है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मैं ऊपर ऊपर से सुपरफिशियली सारे कैरेक्टर, जितने भी ग्रॉस कैरेक्टरिस्टिक है, सारों को देखूंगा और उसके हिसाब से मैं क्लासिफिकेशन करूंगा। अब उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने लिया, जैसे लीफ का हैबिट हो गया, कलर हो गया, नंबर हो गया, शेप हो गया, ये सारी चीज़ें। बेसिकली उन्होंने वेजिटेटिव और एंड्रोशियम स्ट्रक्चर दोनों को देखा था। वेजिटेटिव बोले तो रूट, स्टेम, लीफ, ये सारी, और एंड्रोशियम बोले तो आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो उन्होंने वेजिटेटिव कैरेक्टर को भी पढ़ा और उन्होंने एंड्रोशियम स्ट्रक्चर को भी पढ़ा, पर बाहर से पढ़ाई हो रही है, सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल स्टडी हुई है। ठीक है, अब हुआ क्या यार, हो सकता है बहुत सारे वेजिटेटिव स्ट्रक्चर सिमिलर दिख रहे हैं, हो सकता है बहुत सारे एंड्रोशियम स्ट्रक्चर सिमिलर दिख रहे हैं, पर जरूरत तो नहीं है कि जो सेम दिख रहा है वो सेम ग्रुप के अंदर डाला जाएगा। अब इन्होंने ये तो कर दिया। अब इसकी वजह से क्या हुआ, इन्होंने बहुत कम कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी किया। देख लो ना, 2 कैरेक्टरिस्टिक है, इन्होंने इनको स्टडी किया और सिर्फ बाहर से स्टडी किया। तो इतने कम कैरेक्टर स्टडी करने की वजह से ऐसा देखा गया कि इन्होंने क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ को भी अलग अलग कर दिया है। अगर आप बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हो ना, तब आपको पता चलता है कि यार ये कितना रिलेटेड है या ये कितने अलग है। अगर आप 2 ही कैरेक्टरिस्टिक पढ़ोगे तो 2 में तो वो रिलेटेड हो भी सकते हैं ना यार। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने बहुत कम कैरेक्टरिस्टिक पढ़े और इसकी वजह से इन्होंने क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ को सेपरेट कर दिया था। बहुत बढ़िया लाइन एनसीईआरटी में दे रखी है।
फिर इनकी दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि इन्होंने सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को और वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक को दोनों को इक्वल वेटेज दे दिया। भाई हम ऐसा कर ही नहीं सकते। सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक हमें पता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस लगता है क्योंकि आपको नई जनरेशन देखे जा रहे हैं, करेक्ट ना। और वेजिटेटिव कैरेक्टर तो वैसे ही बकवास है, क्योंकि कोई भी एनवायरमेंटल चेंजेस अगर आप होते हैं तो सबसे पहले कोई भी एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से सबसे पहले अफेक्ट होने वाली चीज़ कौन सी है? वेजिटेटिव कैरेक्टर। तो आप वो चीज़ जो सबसे पहले हिल जाए डुल जाए, जिसका कोई अता पता ही नहीं है, उस चीज़ को आप क्राइटेरिया कैसे लेके जा सकते हो? ये तो हो ही नहीं सकता, करेक्ट ना। ये था आपका आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हमने देखा कि इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम थी। पहली प्रॉब्लम तो ये कि उन्होंने बहुत कम कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करे, इसकी वजह से क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ अलग अलग हो गई। फिर उन्होंने इक्वल वेटेज दे दिया सेक्सुअल को और वेजिटेटिव कैरेक्टर को, और जिससे हमको पता चला यार वेजिटेटिव कैरेक्टर को हम इतने प्रायोरिटी दे नहीं सकते क्योंकि वो तो एनवायरमेंटल फैक्टर से सबसे पहले इफेक्ट होता है। तो ये कुछ इनकी प्रॉब्लम्स थी, तो इससे हमको दिक्कत हुई। तो हमने बोला यार हम तो दूसरा बनाएंगे। तो आया आपके बेंथम और हुकर और उन्होंने दिया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उन्होंने बोला कि हम सारी नेचुरल एफिनिटी जो है ऑर्गेनिज्म की वो सारी पढ़ेंगे, जितने भी नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है ना वो सारे हम पढ़ने वाले हैं। और उसमें हम सिर्फ एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक नहीं स्टडी करेंगे, जैसे आर्टिफिशियल वाले बंदे ने किया था कि हम तो सिर्फ एक्सटर्नल ही स्टडी करेंगे, मॉर्फोलॉजिकल स्टडी करेंगे। इन्होंने बोला कि हम सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल स्टडी नहीं करेंगे यार, हम इंटरनल और एक्सटर्नल फीचर दोनों पढ़ेंगे। तो एक्सटर्नल तो पढ़ेंगे इंटरनल भी पढ़ने वाले हैं, और इंटरनल ही हमारा मेन बेसिस ऑफ क्राइटेरिया होने वाला है, ठीक है। अब इन्होंने इंटरनल में क्या क्या पढ़ा? इन्होंने 4 चीज़ें पढ़ी। पहले अल्ट्रा स्ट्रक्चर, ऑब्वियस सी बात है, आप किसी को भी सेपरेट करोगे उसका स्ट्रक्चर तो पढ़ लो यार। फिर उसकी एनाटॉमी पढ़ेंगे, उसको अंदर से कटवट करके इंटरनल स्टडी करेंगे ढंग से। एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे, एम्ब्रियोलॉजी माने कोई कैसे ओरिजिनेट हुआ है, कहाँ से, मतलब क्या है शुरुआत कैसे, जाइगोट से एम्ब्रियो, पूरा उसका डेवलपमेंटल पैटर्न क्या रहा है, ठीक है। और उसकी फाइटोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। अलग अलग प्लांट है, सब कोई ना कोई केमिकल रखते हैं, तो वो केमिकल्स जो है वो कैसे कैसे केमिकल्स है, हो सकता है किसी में सेम केमिकल्स हो तो सेम ग्रुप का हो सकता है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो फाइटोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। ये सब जब हमने इतना सारा तामझाम पढ़ लिया तब हमको पता चला, क्योंकि आपने बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिए, अगर आप इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हो तो बहुत कम चांसेस होंगे कि आप क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ को अलग अलग ग्रुप में डाल दो। इसमें ज़्यादातर यही चांसेस होंगे कि जो अलग है वो अलग होंगे और जो सेम है वो सेम ग्रुप के अंदर आ जाएंगे। तो इन्होंने हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग जो है उसको अवॉइड कर दिया था, ठीक। इतना क्लियर है बेटा? चलो, इसमें भी अब लोगों को प्रॉब्लम आने लगी, क्योंकि इन्होंने बोला कि यार आप लोग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप तो पढ़ ही नहीं रहे हो, फाइलोजेनेटिक स्टडी तो हो ही नहीं रही है। तो फिर आया आपका फाइलोजेनेटिक वाला, ये प्रेजेंटली एक्सेप्टेबल है। ये ऐसे बोलता है कि इन्होंने सब कुछ पढ़ लिया, बस एक चीज़ रह गई, और वो है फाइलोजेनेटिक स्टडी। बोले तो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से कैसे रिलेटेड है और क्या वो इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ना कोई रिलेशनशिप रखते हैं आपस में, वो चीज़ पढ़ना भी ज़रूरी हो जाता है। अगर हम ये भी पढ़ लेंगे ना तो हमारा पूरा संपूर्ण हो जाएगा कि हाँ भाई हमने सब कुछ पढ़ लिया है। तो इन्होंने बोला कि ये चीज़ हमको पढ़नी पड़ेगी, और ये एक अजम्पशन भी लेके चले थे कि वो ऑर्गेनिज्म जो सेम टेक्सा के हैं, बोले तो सेम कैटेगरी, मान लो सेम किंगडम के हो, सेम फाइलम डिवीजन के हो, सेम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीशीज़, कोई भी अगर सेम टेक्सॉन के हैं तो देयर आर हाई चांसेस कि उनका एंसेस्टर कॉमन रहा होगा। तो अगर हमको ये सारी चीज़ें पता चल जाती है तो हम उनको सेम ग्रुप के अंदर या सेम टेक्सॉन के अंदर डाल सकते हैं। ये थे आपके क्या क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये तीनों थे, ठीक है। ये डन हो गया। ये सारी चीज़ें आपके इस वाले पैराग्राफ में और इस वाले पैराग्राफ के अंदर और इस वाले पैराग्राफ में दे रखी है। मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, मैंने एक एक लाइन यहाँ पे साइड में डाल दी। अब आप रीडिंग लगाएंगे आपको एक एक लाइन क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब आता है ये वाला पैराग्राफ जिसमें टेक्सोनॉमी की कुछ ब्रांचेस दे रखी है। अब टेक्सोनॉमी आप जानते हैं एक तरीके का क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिसके अंदर आप सर्टेन कैटेगरीज दैट इज टेक्सॉन के अंदर डिवाइड करते हो। उसका भी कोई ना कोई क्राइटेरिया होता होगा। एक है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, एक है साइटो टेक्सोनॉमी, एक है कीमो टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल माने नंबर, ये बोलता है कि मान लो तुमको 100 कैरेक्टरिस्टिक एक साथ में पढ़ने हैं। अब 100 कैरेक्टरिस्टिक एक साथ में नहीं पढ़ सकते भाई, इतना सारा तामझाम कौन करेगा, ठीक है। और इतने सारे तामझाम को लिखेगा कौन, वो सारी बात है। तो इन्होंने बोला हम सारे जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक हम सारों को देखेंगे, ठीक है। उन सारे कैरेक्टरिस्टिक को हम नंबर और कोड असाइन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद उनको स्टडी करेंगे, डेटा को प्रोसेस करेंगे और डेटा को कंप्यूटर में डाल देंगे। और हम यहाँ पे हर कैरेक्टरिस्टिक को इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे। ऐसा नहीं है कि यार ये इंपॉर्टेंट हो पहले इसको लिख लेते हैं और ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है इसको बाद में लिख लेंगे। हम कंप्यूटर से कर रहे हैं तो सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देने वाले हैं। और ये फ़ायदा ये हो जाता है क्योंकि आप कंप्यूटर से कर रहे हो, मशीन यूज़ हो रही है, तो आप 100 कैरेक्टरिस्टिक एक साथ में पढ़ सकते हो। ये हुआ न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, जिसमें बेसिकली आप नंबर कोड्स ये सारे असाइन करते हो कैरेक्टरिस्टिक को, डेटा प्रोसेस करते हो और कंप्यूटर का यूज़ करते हो और सारे कैरेक्टरिस्टिक को इक्वल इंपॉर्टेंस दोगे और 100 के आसपास कैरेक्टरिस्टिक एक साथ में पढ़ सकते हो। दैट वाज न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। कमिंग टू योर साइटो टेक्सोनॉमी। साइटो माने सेल। ये बोलता है कि हम साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन पता लगाएंगे क्लासिफिकेशन के वक्त, ठीक है। साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन माने सेल की इन्फॉर्मेशन, जैसे सेल में क्रोमोसोम का नंबर क्या है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या है, क्रोमोसोम का बिहेवियर क्या है, ठीक है। तो क्रोमोसोम का नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, ये सारी सेल की इन्फॉर्मेशन है, सेल के अंदर ही तो होता है ये।
हम ये सब पता लगाएंगे, उसके बाद में ही हम टेक्सोनॉमिक हायरार्की तैयार करेंगे। इसके बाद में आता है कीमोटेक्सोनॉमी। वेरी ऑब्वियस, प्लांट्स हैव मेनी केमिकल्स। हम सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे प्लांट एरोमेटिक कंपाउंड बनाते हैं, खुशबू वाले कंपाउंड, हम उनको स्टडी करेंगे। प्लांट के प्रोटीन्स को स्टडी करेंगे, उनका केमिकल नेचर डिटेल स्टडी करेंगे। प्लांट में एक और केमिकल होता है जो कि टेक्निकली सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल है, दैट इज डीएनए। उसका सीक्वेंस पता करेंगे। ध्यान रखना, क्रोमोजोम का नंबर, स्ट्रक्चर और बिहेवियर साइटोटेक्सोनॉमी में पढ़ते हैं। वही क्रोमोजोम का मतलब डीएनए का सीक्वेंस हम कीमोटेक्सोनॉमी में पढ़ेंगे। ठीक है, ये बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, वो डीएनए उसे लगता है क्रोमोजोम नंबर इधर है तो डीएनए में हम स्टडी करेंगे इधर ही, नहीं, डीएनए का सीक्वेंस हम यहाँ स्टडी करेंगे। ठीक है, और ये सारी जो भी है टेक्सोनॉमी के ब्रांचेस, इसको हम बहुत बार यूज़ करते हैं हमारे कन्फ्यूजन वगैरह को रिजॉल्व करने के लिए। ये थी आपकी टेक्सोनॉमी की ब्रांचेस। तो हमने अभी तक जो है एल्गी शुरू नहीं किया है, हमने एल्गी के पहले का इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ पूरा पढ़ लिया है। और इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ वो पार्ट है बेटा जो बच्चा मिस करता है। उन्हें पता है कि एल्गी इंपॉर्टेंट है, ब्रायो इंपॉर्टेंट है, ऑफकोर्स सब याद करके जाते हैं, लेकिन ये वाले पार्ट से जब स्टेटमेंट आते हैं तो बच्चा वहाँ पे कंफ्यूज होता है। ये वाला पार्ट मैंने समय देके आपको समझा दिया है। अगले लेक्चर के अंदर हम लोग एल्गी पढ़ेंगे, तो एक लेक्चर हमारा एल्गी का होगा, फिर ब्रायो, फिर टेरिडो, फिर जिम्नो, एंजियो, ऐसे होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग एक बार इसकी एनसीईआरटी रीडिंग कर लेना। कोई डाउट हो तो फिर कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।